नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक देखने वाले हैं चाल एवं वेग। चाल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, साथ में हम वेग की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। चाल क्या है, कहते किसे हैं, चाल के प्रकार क्या होते हैं, चाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे चाल। देखिए, हमने ये जो टॉपिक लिया है वो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 3rd चैप्टर का टॉपिक लिया है चाल, जिसको हम स्पीड कहते हैं। देखिए दोस्तों, किससे कहते हैं कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसको हम दूसरी भाषा में भी पुट कर सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। कि दूरी में जो परिवर्तन की दर है उसको हम चाल कहते हैं। परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। देखिए दोस्तों, जो चाल है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, v से लिखा जाता है, v से लिखा जाता है। चाल से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें ही हम आपको बता रहे हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती, इसका मतलब है कि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल एक अदिश राशि होती है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब है चाल का जो मान है, चाल सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि जो दूरी है वो धनात्मक, समय सदैव धनात्मक होता है, तो चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। देखिए, दो बिंदुओं के मध्य जो चाल है वो अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को चाल की जो बातें हैं, डेफिनेशन है, वो समझ में आ गई होगी। तो चाल है उसका जो मात्रक है वो किस तरीके से निकलेगा, उसके लिए हमें चाल का फॉर्मूला देखना है। देखिए दोस्तों, जो चाल है उसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय, ये इसका फॉर्मूला आ गया है। और चाल को हम v से लिख रहे हैं, दूरी को अक्ष से लिख रहे हैं, समय को t से लिख रहे हैं, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। v इज इक्वल टू अक्ष बाई, यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाल का मात्रक, चाल का मात्रक देखेंगे तो v का मात्रक बराबर होगा अक्स अपॉन टी का मात्रक। जो v है उसका मात्रक हमें निकालना है, चाल का मात्रक यहां पर देखना है। तो देखिए दोस्तों, जो अक्स है वो है दूरी, और दूरी का जो मात्रक है होता है मीटर, यहां से t समय, इसका मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक हो गया है दोस्तों। इसको हम मीटर पर सेकंड इस तरीके से लिख देते हैं। जो v है इसकी वीमा क्या होगी, v यहां पर है चाल, मतलब चाल की वीमा होगी, तो वो है आपके पास में अक्स अपॉन टी की वीमा, अक्स अपॉन टी की वीमा। अक्स यहां पर दूरी L1 हो गई है और t यहां पर समय, तो t1 हो गई है। इसकी जो वीमा आएगी L1 t-1 चाल की वीमा प्राप्त होती है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे चाल के प्रकार, कि चाल कितनी प्रकार की होती है, हम कितने भागों में चाल को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार
यहां पर हम चाल को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 भागों के अकॉर्डिंग उनको परिभाषित भी यहां पर करने वाले हैं। पहली जो चाल है वो है एक समान चाल। एक समान चाल, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां यदि समान है तो उस चाल को एक समान चाल कहेंगे। समझेंगे कि समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां समान है तो उस चाल को एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहा जाता है दोस्तों। कि आपके पास में कोई पिंड है और यदि हम उस पिंड की गति का अध्ययन करें तो समान समय अंतराल ले रहे हैं और समान समय अंतरालों में उस पिंड के द्वारा जो तय की गई दूरियां हैं वो यदि समान है तो उस चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। जैसे दोस्तों हमारे पास में ये कंसीडर कर लें कि ये कोई पिंड है कि 0 सेकंड पर यहां पर मौजूद था। मैं नीचे लिख रहा हूं समय और ऊपर लिख रहा हूं दूरी। जैसे ये तो है 0 समय है। जब 10 सेकंड की बात करें तो फिर 20 सेकंड की बात करेंगे हम, फिर 30 सेकंड। हमने समय अंतराल ले लिया है 10-10 सेकंड का, कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है वो है 10 सेकंड। यहां से यहां तक जाने में लगा समय है वो भी 10 सेकंड है। तो यहां पर हमने समय अंतराल समान लिया है, ये भी 10 सेकंड का और ये भी 10 सेकंड का। यदि पिंड जैसे हम ये कंसीडर कर ले दोस्तों कि यहां पर जो पिंड है प्रारंभ में जो उसकी स्थिति है वो 0 मीटर पर मौजूद है, फिर वो 50 मीटर पर चला जाता है। 10 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई है 50 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड में वो 100 मीटर पर पहुंच जाता है। इसका मतलब उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है अगले 10 सेकंड में वो है 50 मीटर। तो पहले 10 सेकंड में तय की गई दूरी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 50 मीटर। दूसरे 10 सेकंड में तय की गई दूरी वो भी 50 मीटर। तीसरे 10 सेकंड में जो तय की गई दूरी 150 मीटर पर पहुंच गया, फिर 40 सेकंड पर 200 मीटर पर पहुंच गया। तो देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड का समय लगा और जो दूरी है वो अब भी 50 मीटर तय की जा रही है। तो प्रत्येक हमने समय अंतराल समान ले लिए 10-10 सेकंड के, तो उन समय अंतरालों में तय की गई जो दूरियां हैं वो भी यहां पर हम समान लेकर चल रहे हैं। समान यदि है तो उस चाल को हम एक समान चाल कहेंगे दोस्तों। उसके बाद में इसे दोस्तों अब हमारे पास में सेकंड पार्ट है असमान चाल या परिवर्ती चाल। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि यदि हम समय अंतराल तो सेम लें कि समान समय अंतराल में पिंड द्वारा जो तय की गई दूरियां है यदि वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो उस चाल को हम असमान चाल कहेंगे, परिवर्ती चाल कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हम समय अंतराल तो समान लेंगे बट उन समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां यदि भिन्न भिन्न है तो उस चाल को हम असमान चाल कहेंगे दोस्तों। तो देखिए इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पिंड द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो तो पिंड की चाल
पिंड की जो चाल है उसको हम परिवर्ती चाल कहते हैं, परिवर्ती चाल कहते हैं, परिवर्ती चाल कहा जाता है दोस्तों। इसके लिए हम फिर से देखिए, हमारे पास में कोई पिंड है और हमने उसकी गति के लिए अध्ययन किया है कि जब समय 0 सेकंड होता है तो पिंड 0 मीटर पर मौजूद होता है। और फिर हम समय अंतराल यहाँ पर फिर से 10-10 सेकंड का ले लेते हैं कि 20 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, 30 सेकंड बाद में यहाँ, 40 सेकंड बाद में यहाँ और 50 सेकंड बाद में यहाँ पर पहुँच रहा है। यदि पिंड 0 सेकंड पर 0 मीटर पर, फिर 10 सेकंड पर 50 मीटर पर, तो इस समय अंतराल में ये जो समय अंतराल है दोस्तों वो है 10 सेकंड का, और इस समय अंतराल में जो तय की गई दूरी है वो है 50 मीटर दोस्तों। समय अंतराल का मतलब हो गया समय, दो समय ले रहे हैं उन दोनों का अंतर, तो यहां पर दो समय है 0 और 10 सेकंड, उन दोनों का अंतर है 10 सेकंड। तो यहां पर इन दोनों समयों का जो अंतर है 10 सेकंड से 20 सेकंड तक जो तय की गई दूरी है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल जो दूरी है वो 90 मीटर तय कर ली, और जो समय अंतराल है 10 सेकंड का, यहाँ पर 10 सेकंड का समय अंतराल है और इस समय अंतराल में जो तय की गई दूरी है वो है दोस्तों 40 मीटर। कि 10 से 20 सेकंड तक का जो समय है, 10 सेकंड का समय अंतराल है, उसमें तय की गई दूरी अब की बात 40 मीटर। तो पहले 10 सेकंड में 50 मीटर, दूसरे 10 सेकंड में 40 मीटर। फिर अगले 10 सेकंड की यदि हम यहाँ पर बात करें कि 20 सेकंड से 30 सेकंड का जो समय है उसका समय अंतराल भी 10 सेकंड है, और यहाँ पर हम कंसीडर कर लें कि 150 मीटर, यहाँ पर 150 मीटर। तो अब की बार जो 10 सेकंड का समय अंतराल है उसमें तय की गई दूरी आ गई है 60 मीटर दोस्तों। तो अलग अलग समय अंतरालों में यहाँ पर 195 कर देता हूं, तो इस समय अंतराल में अब देखेंगे कि ये भी 10 सेकंड का समय अंतराल है और इस समय अंतराल में जो तय की गई दूरी है वो है 45 मीटर। तो यहां पर हमने देखा कि समान समय अंतरालों में जो पिंड है उसके द्वारा तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो उस पिंड की चाल को हम असमान चाल या परिवर्ती चाल कहेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में आप देखेंगे, हम देखेंगे थर्ड पार्ट, चाल का जो थर्ड पार्ट है, तीसरा जो प्रकार है वो यहां पर हम देख रहे हैं औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी। औसत चाल, एवरेज स्पीड, स्पीड है यहां पर, स्पीड का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए औसत चाल किसे कहेंगे, औसत चाल है क्या, औसत का मतलब है पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बट्टे में उसमें लगा कुल समय, उसमें लगा कुल समय, कि पिंड के द्वारा टोटल कितनी दूरी तय की जाती है तथा उस दूरी को तय करने में टोटल जो समय लगता है उनका अनुपात औसत चाल कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और देखिए औसत चाल को वी ए से भी लिख सकते हैं या वी के ऊपर बार लगाकर भी पुट कर सकते हैं, वी ए वाला ज़्यादा बेटर तरीका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जैसे हमारे पास में कोई पिंड है और उसके द्वारा जो तय की गई दूरियां हैं, जैसे T1 समय में x1 दूरी तय करता है, फिर T2 समय में x2 दूरी तय करता है, इसी तरीके से हम कुछ समय अंतराल ले लेंगे और उनमें तय की गई दूरियां हम कंसिडर कर लें। मान लिया हमने, माना हमारे पास में कोई पिंड है और कोई पिंड T1 समय में x1 दूरी और T2 समय में हम कंसीडर कर लें कि जो T2 समय है उसमें x2, और T3 समय में x3 तथा
हम 4 ही समय अंतराल ले लेते हैं। T2 T4 समय में अक्ष 4 दूरी तय करता है, इतनी दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड की औसत चाल क्या हो जाएगी? तो पिंड की औसत चाल क्या होगी दोस्तों? औसत चाल। तो उसके लिए VA बराबर लिख रहा हूं मैं औसत चाल। तो पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरियां, तो पिंड के द्वारा पहले दूरी तय की जाती है अक्ष 1, फिर दूरी तय की जाती है अक्ष 2, फिर दूरी तय की जाती है अक्ष 3 और अंत में दूरी तय की जाती है अक्ष 4। और उसमें लगा जो समय है वो आपके पास में है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो ये आपके पास में आ गया है दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला, कि पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी में लगा समय है, उसी को ही हम औसत चाल कहते हैं। यहाँ पर जो पिंड है वो T1 समय में अक्ष 1 दूरी, T2 समय में अक्ष 2 दूरी, T3 समय में अक्ष 3 दूरी, T4 समय में अक्ष 4 दूरी तय कर रहा है। तो पिंड की जो औसत चाल होगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। औसत चाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए दोस्तों, जो चौथा पार्ट है चाल का वो है तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल कहते किसे हैं? किसी क्षण विशेष पर पिंड की किसी क्षण विशेष पर जो चाल होती है उसको हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जो बाइक या किसी कार मोटर का जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। उस क्षण विशेष पर जो उस वाहन का जो स्पीड होती उसको वो शो करता है स्पीडोमीटर। डिजिटल स्पीडोमीटर भी आते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं कि प्रति घंटे की रफ्तार से बताते हैं वो स्पीड को, कि प्रति घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा उस चाल से। तो जो किसी क्षण विशेष पर जो पिंड की जो चाल होती है उसको हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। पिंड की किसी क्षण विशेष पर चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल कहलाती है दोस्तों। देखिए, जो तात्क्षणिक चाल है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पर जो अवकलन हमने पढ़ी है उसका यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। जो फॉर्मूले हैं उसको हम अवकलन के रूप में लिखेंगे। कैसे पुट कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ पर माना हमारे पास में कोई पिंड है, पिंड डेल्टा टी समय अंतराल में। डेल्टा टी का मतलब हो गया समय का कुछ अंतर है, समय अंतराल में डेल्टा अक्ष दूरी तय करता है। तो जो पिंड है, पिंड की तात्क्षणिक चाल क्या होगी? पिंड की पहले हम बात करेंगे चाल की। तो पिंड की चाल क्या होगी दोस्तों? V इक्वल टू हमारे पास में पिंड द्वारा तय की गई दूरी बट्टे में उसमें लगा समय। तो जो तय की गई दूरी है वो हमारे पास में है डेल्टा अक्ष, और उसमें जो लगा समय है वो है डेल्टा टी। तो V इक्वल टू है डेल्टा अक्ष बाई डेल्टा टी। इस डेल्टा अक्ष है क्या एक्चुअल में, इसको भी आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास में कोई पिंड है वो इस पथ पर चल रहा है। प्रारंभ में जब वो समय हम T1 पर उसकी स्थिति मापते हैं तो वो अक्ष 1 पर है कि किसी निर्देश तंत्र में वो गति कर रहा है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गति कर रहा है। तो जब समय T1 होता है तो उसकी स्थिति होती है अक्ष 1। फिर हमें थोड़ी देर बाद में समय देखते हैं कि जो समय है वो T2 हो गया, तो उसकी स्थिति हो गई है अक्ष 2। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में जो लगा समय है वो है डेल्टा टी,
और यहां से यहां तक जाने में जो दूरी तय करनी पड़ रही है वो है डेल्टा अक्स। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो डेल्टा टी है समय अंतराल है वो है t2 माइनस t1 के इक्वल, तथा जो हमारे पास में डेल्टा अक्स है वो है x2 माइनस x1 के बराबर। कि यहां से जो समय अंतराल है वो ये बताता है कि प्रारंभ में समय t1 था, अंत में समय हो गया t2, तो जो लगने वाला समय है वो है डेल्टा t। यहां से पिंड है वो x1 से x2 पर पहुंच गया, तो कितनी दूरी तय की x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा अक्स से लिख रहे हैं। डेल्टा अक्स का मतलब है कि स्थिति में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, ये एक अंतर को शो करता है। डेल्टा वाला जो साइन आपको दिख रहा है उसका मतलब है समय अंतराल। तो t2 माइनस t1 एक समय अंतराल को, ये दूरी में अंतर को बताएगा, x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास में जो चाल का फॉर्मूला है, आपके पास में चाल v बराबर आ गया है डेल्टा अक्स अपॉन डेल्टा t, जिसको हम x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 से पुट कर सकते हैं। अब यदि ये जो समय अंतराल है वो बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, यदि समय अंतराल डेल्टा टी 0 की ओर जब अग्रसर होता है तो जो समय है वो क्षण विशेष हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो चाल होगी उस चाल को हम तात्क्षणिक चाल कह देंगे। तो यहां पर देखेंगे कि यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये जो डेल्टा टी है वो 0 की ओर अग्रसर हो, इसका मतलब ये है कि यदि समय अति अल्प हो, यदि समय अति अल्प हो, समय बहुत छोटा हो, तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और उस कंडीशन में जो चाल होगी दोस्तों, उस चाल को ही हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे। यहां पर मैं एक कंडीशन पुट कर रहा हूं कि डेल्टा टी है वो 0 की ओर अग्रसर है। देखो इससे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मैंने यहां पर एक एक्स्ट्रा लिखा है, इस वाले फॉर्मूले में नहीं था, यहां पर मैंने लिखा है। यहां पर केवल ये वाली जो वैल्यू है या जो आपको ये दिख रहा है लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं लिमिट। हमने इस समय को एक सीमा के अंदर बांध दिया है कि जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा है, 0 की ओर अग्रसर है। हालांकि 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है, 0 के काफी नजदीक है, बहुत छोटा मान है डेल्टा टी का, बट 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है। डेंस टू का मतलब है अग्रसर है, और ये 0 की ओर अग्रसर है। डेल्टा टी का मान है वो 0 के नजदीक है, 0 नहीं है। और इस लिमिट का मतलब है कि ये वाली जो लिमिट का मतलब है डेल्टा टी को हमने फिक्स कर दिया है कि वो लगभग 0 के नजदीक है, 0 नहीं है बट 0 के नजदीक है। तो देखिए दोस्तों, जब ये वाली वैल्यू बहुत कम होती है, छोटी होती है, तो डेल्टा अक्स भी बहुत छोटा होगा। यदि समय अंतराल बहुत छोटा है तो उस समय अंतराल में जो तय की गई दूरियां होगी वो भी बहुत छोटी होगी, और छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरियां छोटी, और उस कंडीशन में इस डेल्टा को हम अवकलन की फॉर्म में पुट कर देंगे, dt लिख देंगे, इसको हम dx पुट कर देंगे दोस्तों। तो हमारे पास में जो चाल है उसको हम तात्क्षणिक चाल कहेंगे, और तात्क्षणिक चाल हमारे पास में क्या निकल कर आएगी उस कंडीशन में, देखिए v इज इक्वल टू dx बाई dt। देखिए मैंने यहां पर क्या किया है वो भी आप समझ लेंगे कि जब डेल्टा बहुत छोटा होता है, डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होती है, अति अल्प होती है, तब उस कंडीशन में डेल्टा को हम d से पुट कर देते हैं, डेल्टा t को हम dt लिख देंगे, डेल्टा x को dx पुट कर देंगे। तो v इक्वल टू dx बाई dt हमारे पास में आ जाएगा। ये हमारे पास में चाल का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। अब इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो d बाई dt है वो अवकलन को रिप्रेजेंट करता है, ये समय, इसका मतलब है दूरी का समय के साथ में परिवर्तन, और इसका मतलब है कि t के सापेक्ष अक्ष का अवकलन, जो कि हमने पहले देख लिया है, हमने अवकलन का टॉपिक पढ़ा है, उसमें आपने समझा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं दूरी में समय के साथ परिवर्तन को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं, चाल कहा जाता है। यह हमारे पास में तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों।
तो हम यहां पर तात्क्षणिक चाल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर। दर का मतलब है कि कोई भी राशि है वो समय के रेस्पेक्ट किस तरीके से बदलती है, समय के सापेक्ष यदि बदलती है तो उसको हम दर कहेंगे। तो दूरी में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है दोस्तों। तो यहां तक हमने देखा है कि चाल कहते किसे हैं, चाल के प्रकार कौन कौन से होंगे, और चारों प्रकारों में हमने इनको डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है, चाल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखी है। अब दोस्तों अब यहां पर हम देखने वाले हैं वेग। वेग क्या है? देखिए दोस्तों, विस्थापन में परिवर्तन की दर, कि हमारे पास में कोई पिंड है, किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो वेग है वो एक सदिश राशि होती है, कि वेग हमारे पास में एक सदिश राशि है, सदिश राशि होती है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें इसे वेक्टर के निशान से प्रदर्शित करेंगे, v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चाल और वेग में क्या डिफरेंस है कि इनके प्रतीक चिन्ह में केवल एरो के निशान का डिफरेंस है, जिस प्रकार से विस्थापन में डिफरेंस था। इसके साथ में हम यहां पर देखेंगे जो वेग है विद्यार्थी, वेग का मान है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, क्योंकि विस्थापन भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तत्पश्चात वेग भी हो सकता है। इसको जब हम परिभाषित करेंगे तो उसी प्रकार से ही यहाँ पर फॉर्मूले, सूत्र यहाँ पर भी निकलेंगे। देखिए दोस्तों, है क्या वेग? वेग का जो सूत्र है उसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। विस्थापन प्रति एकांक समय में किसी पिंड द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है उसको हम वेग कहते हैं। यहाँ पर वेग का जो फॉर्मूला है v वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में अक्स वेक्टर अपॉन में t निकल कर आएगा। दोस्तों ये हमारे पास में फॉर्मूला है, v वेक्टर इक्वल टू अक्स वेक्टर अपॉन t, और यहां से हम देखेंगे वेग का मात्रक, जो वेग है उसका मात्रक क्या हो जाएगा? v वेक्टर का मात्रक बराबर होगा अक्स वेक्टर अपॉन t का मात्रक। जो अक्स है वो यहाँ पर अक्स वेक्टर है वो विस्थापन है, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जो वेग है उसका मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख दीजिए। यहां पर आप देखेंगे वेग की विमा, जो वेग की विमा है मात्रक चाल और वेग के समान होंगे, विमा भी सेम होती है। तो v वेक्टर की विमा बराबर होगी अक्स वेक्टर अपॉन t की विमा। तो अक्स वेक्टर है वो विस्थापन है और विस्थापन की विमा होगी L1, और जो समय है उसकी विमा हो जाएगी T1। फाइनली जो वेग है उसकी विमा हमारे पास में निकल कर आएगी L1 T-1। ये देख लीजिए दोस्तों, तो ये हमारे पास में आ गया है वेग का फॉर्मूला, मात्रक और विमाएं। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर वेग के प्रकार, कि वेग को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वेग के प्रकार चाल की भांति ही यहाँ पर वेग भी 4 प्रकार के होंगे,
और वो जो पहला प्रकार है वो हमारे पास में है एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे कि समान समयांतरालों में यदि किसी पिंड द्वारा समान विस्थापन तय किए जाते हैं तो उस वेलोसिटी को हम एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है। यदि किसी पिंड द्वारा समान समयांतरालों में समान विस्थापन तय किए जाते हैं, तो पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। पिंड का जो वेग है उसको हम एक समान वेग कहेंगे। देखिए, इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे कि हमारे पास में ये कोई, जैसे हमने चाल के लिए समझा था ठीक वैसे ही समझना है कि हमारे पास में ऊपर हमने बताया है ये विस्थापन को बता रहा है इधर, और जब समय 0 सेकंड होता है इधर ये समय को हम बता रहे हैं, तो विस्थापन भी 0 ही है। और जब समय हम ले लें कि 5 सेकंड का समय है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, समान समयांतराल ले रहे हैं, इन दोनों का जो अंतर है सेकंडों का वो 5 सेकंड का, इन दोनों का जो अंतर है वो भी 5 सेकंड का, यहाँ इन दोनों का जो अंतर है वो भी 5 सेकंड का है, यहाँ इन दोनों का अंतर है वो भी 5 सेकंड का अंतर है। अब देखिए दोस्तों, पिंड कितनी दूरी तय करता है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। पिंड कितना विस्थापन तय करता है उसी से ही हम रिलेशन रखेंगे यहाँ पर कि जो पिंड है उसका विस्थापन पहले 0 था, फिर जैसे हम कंसीडर कर लें कि विस्थापन 10 मीटर हो गया है, फिर 20 मीटर हो गया है, फिर 30 मीटर हो गया है, फिर 40 मीटर हो गया है, तो इन दोनों इस पहला जो समयांतराल है 5 सेकंड है उसमें जो विस्थापन तय किया जाता है वो है 10 मीटर, दूसरे समयांतराल में जो विस्थापन तय किया जाता है वो भी 10 मीटर, तीसरे में भी 10 मीटर, चौथे में भी 10 मीटर। तो समान समयांतरालों में जो तय किए गए विस्थापन है वो समान है, तो उस वेग को हम एक समान वेग कहेंगे। तो आप लोगों को जो वेग है उसका जो पहला प्रकार है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पर वेग का जो सेकंड पार्ट है देखने वाले हैं, असमान वेग, परिवर्ती वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका अर्थ क्या है कि यदि कोई पिंड समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करता है तो उस पिंड का जो वेग है उसको हम असमान वेग या परिवर्ती वेग कहेंगे। देखिए दोस्तों, कि यदि कोई पिंड समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करें, अलग अलग विस्थापन यदि तय करें तो पिंड का जो वेग है उसको हम असमान वेग कहेंगे। असमान वेग कहलाता है दोस्तों। देखिए, यहां पर भी इसको समझने के लिए हमने एक तरफ ले लिया विस्थापन और दूसरी तरफ हम ले लेंगे समय। इधर हमने समय लिया है, जब समय 0 सेकंड है तो विस्थापन हम 0 मीटर ले लेते हैं। अब हम समयांतराल 2-2 सेकंड का ले लेते हैं, 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड पर, फिर 6 सेकंड पर, फिर 8 सेकंड पर, और 2 सेकंड के पश्चात जो पिंड है कंसीडर कर ले 5 मीटर पर, इधर 8 मीटर पर, 12 मीटर पर,
15 मीटर पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रथम जो 2 सेकंड है उसमें पिंड द्वारा जो तय किया गया जो विस्थापन है वो हमारे पास में है 5 मीटर, और दूसरी जो 2 सेकंड का समय अंतराल है उसमें 3 मीटर दूरी तय करता है। फिर अगले जो 2 सेकंड है उसमें 4 मीटर दूरी तय करता है, अगले जो 2 सेकंड है उसमें 3 मीटर दूरी तय करता है। तो देखिए समान समय अंतराल ले रहे हैं, बट जो तय किए गए विस्थापन है वो यदि भिन्न भिन्न है तो उस वेग को हम असमान वेग कहेंगे, परिवर्ती वेग कहेंगे दोस्तों। उसके पश्चात हम यहां पर देखने वाले हैं तीसरा पार्ट वेग का। वेग का जो तीसरा भाग है वो है औसत वेग। औसत वेग का भी जो डेफिनेशन है, फॉर्मूले हैं, वो औसत चाल की भांति ही आने वाले हैं दोस्तों। तो औसत वेग होता है पिंड के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा उसमें लगे समय का अनुपात। तो पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, पिंड द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन और उस विस्थापन में लगा समय, उसमें लगा कुल समय, उसमें जो कुल विस्थापन तय करने में समय लगता है उन दोनों का जो अनुपात है उसको हम औसत वेग कहेंगे। यहां पर हम कंसीडर कर लें दोस्तों कि कोई पिंड है हमारे पास में, कोई पिंड हम यहां पर ले लेते हैं, कोई पिंड है जो कि t1 समय में x1 वेक्टर विस्थापन तय करता है। फिर हम कंसीडर कर लें कि जो t2 समय है उसमें x2 वेक्टर विस्थापन तय करता है, t3 समय में x3 वेक्टर समय विस्थापन तय करता है, और इसी प्रकार से हम t4 समय के अंदर भी कंसीडर कर लें कि x4 वेक्टर विस्थापन यदि कोई पिंड तय कर रहा है, विस्थापन तय करें, तो उस पिंड का जो औसत वेग है वो क्या होगा। तो उस पिंड का औसत वेग, यहां से आप देखेंगे दोस्तों औसत वेग क्या होगा। अभी हमने बताया है कि पिंड द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन यहां पर आपको देखना है। पहला जो समय अंतराल है उसमें x1 विस्थापन तय कर रहा है, दूसरे समय अंतराल में x2 वेक्टर विस्थापन तय कर रहा है, तीसरे समय अंतराल में x3 वेक्टर। देखिए इनको बोलने का तरीका भी आप समझ लेंगे। विस्थापन को सदिश के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो का निशान दिखाएंगे, वेक्टर के साथ में बोला जाएगा या सदिश के साथ में उसको बोला जाता है, x3 सदिश या x3 वेक्टर। तो यहां पर जो चौथा विस्थापन है वो है x4 वेक्टर, अपोन में यहां पर हमारे पास में निकल कर आ रहा है उसमें लगा समय। तो उसमें पहले जो समय लगा वो t1, फिर दूसरे विस्थापन में t2, तीसरे विस्थापन में t3 और चौथे विस्थापन में t4 समय लग रहा है। तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों औसत वेग का फॉर्मूला। उसके बाद में हम वेग का जो चौथा और अंतिम पार्ट देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। दोस्तों अब हमारे पास में है वेग का जो चौथा पार्ट है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का अर्थ क्या है वो यहां पर देखेंगे आप लोग कि किसी क्षण विशेष पर जो पिंड का वेग होता है उसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर पिंड का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कि हम समय अंतराल बहुत कम ले लें, उस कंडीशन में जो पिंड का वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। देखिए दोस्तों इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक पिंड की जो गति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कि हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कोई पिंड है, माना किसी पिंड द्वारा, पिंड कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, कण कह सकते हैं, पिंड द्वारा डेल्टा टी समय अंतराल में
डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा अक्स वेक्टर विस्थापन तय किया जाता है, विस्थापन तय किया जाता है, तो पिंड का वेग। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में वेग का जो फॉर्मूला है वो ये होता है विस्थापन बट्टे में उसमें लगा समय, उसमें लगा समय। तो हमारे पास में यहां पर आप देखेंगे जो वेग है, विस्थापन यहां पर है डेल्टा अक्स वेक्टर और जो समय है वो है डेल्टा टी। देखिए दोस्तों, हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जैसे प्रथम स्थिति बिंदु A है, अंतिम स्थिति बिंदु B है, इस पर पिंड का जो विस्थापन है वो है अक्स 1 वेक्टर। स्थिति को हम अक्स 2 वेक्टर से दिखा दें। यहाँ पर जो समय है t1, यहाँ पर जो समय है उसमें t2 और जो समय अंतराल है उसको डेल्टा t से, और यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है उसको डेल्टा अक्स वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो वेग आपके पास में है, वेग v वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा अक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ये तो हमने बता दिया था। अक्स 2 वेक्टर माइनस अक्स 1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 से इसको पुट किया जा सकता है कि यदि ये जो डेल्टा t है, समय अंतराल है, वो यदि बहुत छोटा है, अति अल्प है, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, यदि समय अंतराल जो डेल्टा t है वो बहुत छोटा हो, डेल्टा t अति अल्प हो, बहुत छोटा हो, तो देखिए दोस्तों हम उसको क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसका मतलब है डेल्टा t 0 की ओर अग्रसर है। समय यदि बहुत छोटा है तो इसका मतलब है समय का मान 0 के नजदीक है। इसका अर्थ समझ लीजिए दोस्तों, डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये तो है समय का अंतराल। टेंड्स टू 0, ये एरो का जो निशान है इसका मतलब है अग्रसर है, इसको हम कहते हैं टेंड्स टू 0। 0 का मतलब है 0 की ओर अग्रसर है, इसकी वैल्यू है वो 0 के नजदीक है, 0 नहीं है। यदि बराबर होता तो यहां पर बराबर का निशान आ जाता। एरो का निशान बता रहा है कि ये 0 के नजदीक जा रहा है, बट 0 नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उस कंडीशन में जो वेग होगा उसको हम तात्क्षणिक वेग कहेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर हम लिमिट लगा देंगे कि जो डेल्टा t है वो बहुत छोटा है, 0 की ओर इसकी वैल्यू अग्रसर है, डेल्टा अक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा t। अब यहां पर दोस्तों समझेंगे आप कि जब डेल्टा t बहुत छोटा है तो डेल्टा अक्स भी बहुत ही छोटा होगा। यदि इसकी वैल्यू बहुत छोटी, पिंड के द्वारा जो लगने वाला जो समय अंतराल बहुत छोटा होगा, तो डेल्टा अक्स भी बहुत छोटा होगा। और जब डेल्टा t बहुत छोटा होता है तो उसको हम अवकलन की फॉर्म में रखेंगे, d अक्स dt वाली फॉर्म में इसको पुट करेंगे दोस्तों। ये हमने पहले भी देख लिया है। यहां पर आप देखेंगे तो तात्क्षणिक जो वेग है उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, देखिए दोस्तों, v वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में आ गया है d अक्स वेक्टर अपॉन dt, d अक्स वेक्टर अपॉन dt आ गया है दोस्तों। और यही हमारे पास में तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला है दोस्तों। देखिए आपके पास में जो अक्स वेक्टर है, विस्थापन है, वो होगा तो उसको जब हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपके पास में तात्क्षणिक वेग आ जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखा चाल के बारे में, वेग के बारे में, वेग के प्रकार के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा।